झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जिसे JSLPS के अंतर्गत प्रखंड इकाइयों के सामुदायिक समन्वयक और फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के बैकलॉग पदों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि संविदा के आधार पर ये दिया जाएगा। दो यहाँ पे दिया गया हुआ है, दो प्रखंड इकाइयों के अंतर्गत प्रखंड इकाइयों के सामुदायिक समन्वयक, ठीक है, सामुदायिक समन्वयक जिसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बोला जा रहा है इंग्लिश में, और फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, दो पोस्ट के लिए दिया गया है। कौन किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत? तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जिसे JSLPS के अंतर्गत लिया जा रहा है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है और किन लोगों के लिए ये जॉब है, क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है और किस प्रोसेस के तहत ये नियुक्तियां होने वाली है। संविदा के आधार पर होने वाली है, यानी कि जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट लेवल से, इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है ये 1 साल हो, 2 साल हो, आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कितने साल की कॉन्ट्रैक्ट का ये काम है। और समझ में नहीं आता है कि संविदा के आधार पर नौकरियां क्यों निकाली जाती है, क्योंकि अगर ये 4-5 साल के लिए संविदा पे लिया जा रहा है तो फिर 4-5 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, इस जॉब को आपको छीन लिया जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ कह रहा है आगे। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के साथ कार्य करते हेतु उनकी आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विभाग राज्य एवं भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से अपने अधीनस्थ झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS के माध्यम से राज्य के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साथ अन्य परियोजनाओं जैसे कि जोहार, JHIMDI, NRETP के सफल संचालन कर रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.jslpn.in पर जाएं। तो यहाँ देखिए सर, यहाँ जो कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के कार्य हेतु, तो ये जो काम मिलने वाला है वो ग्रामीण इलाकों में मिलने वाला है, यानी कि अगर आपको जो है ग्राम में जा के काम करना पड़ेगा। आजीविका मजबूत करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के साथ कार्य करते हेतु, यानी कि गरीब परिवारों के साथ काम करना पड़ेगा। ये अर्बन लेवल का नहीं है, ये ग्रामीण लेवल का है। तो आपको ग्रामीण लेवल के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, यानी कि गांव-गांव जा कर के काम करना पड़ेगा। आजीविका मजबूत करने, यानी कि वहाँ के जो आजीविका है, उसका भरण पोषण है, उसे मजबूत करने के उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील है। इन प्रयासों के अंतर्गत विभाग राज्य एवं भारत सरकार के संयुक्त सहयोग, यानी कि राज्य सरकार की भी जो स्कीम है और जो भारत सरकार की भी स्कीम है, ये दोनों स्कीम को वहाँ मजबूत करना है ग्रामीण लेवल पर। तो इसलिए इस प्रयासों को लेकर संविदा के आधार पर जो है नियुक्तियाँ की जा रही है। अपने अधीनस्थ झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साथ अन्य परियोजनाओं, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है के साथ साथ अन्य परियोजनाओं जैसे कि जोहार और JHIMDI और NREPT जैसे जो स्कीम है, जो परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकार चला रही है, और जो राष्ट्र लेवल पर भी ग्रामीण आजीविका है जो भारत सरकार चला रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी के अंदर चल रही है, और जो राज्य सरकार की चल रही है, 3 यहाँ योजनाओं का नाम दिया गया जो झारखंड सरकार पे चल रही है। सफल संचालन कर रहा है, तो सफल संचालन कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोगों की कमी है, कुछ लोग उनको चाहिए जो, और संविदा के आधार पर ही लिया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी जो है इस वेबसाइट के आधार पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये वेबसाइट भी दिया गया है www.jslpn.in पर जाके आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है राष्ट्र लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर। झारखंड सरकार जो चला रही है महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये देख सकते हैं, ये सब 3 योजनाओं का नाम लिखा गया है। तो ये सब योजनाओं को किस तरह से ग्रामीण लेवल पर पहुंचाना है उसके लेकर ये नियुक्तियां हैं।
उसके लेकर कुछ क्या कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ चाहिए उन्हें। तो अब देखिए वर्तमान में JSLPN के प्रखंड इकाइयों में सामुदायिक समन्वयक और फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के कार्य हेतु सृजित संविदा आधारित विभिन्न रिक्त बैकलॉग पदों पर राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित नियुक्ति नियमावली में संशोधन के उपरांत इच्छुक और योग्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से भिन्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले ही लिख दिया गया है कि सामुदायिक समन्वयक जिसे CC कहा जा रहा है यहाँ पे, और फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर जिसे FTC कहा जाता है, कार्य हेतु सृजन संविदा आधारित विभिन्न रिक्त बैकलॉग पदों पर भारत राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित नियुक्तियां नियमावली में संशोधन के उपरांत इच्छुक और योग्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इस तरह के आधार पर आप देखिए इसके अंदर क्या काम करना है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले ही लिखा गया है कि सामुदायिक समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर का ये जॉब है, और फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का काम है। राज्य लेवल पर किस तरह से नियुक्तियाँ निकली गई है ये भी दिया गया है, जैसे पलामू में कितना है, अनारक्षित हो गया या फिर अनुसूचित जनजाति हो गया, जाति हो गया, फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, इस लेवल पर निकला गया है। पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, वेस्ट सिंहभूम, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, जामताड़ा, साहिबगंज। यहाँ महत्वपूर्ण सूचना ये दिया गया है कि उपरोक्त वर्णित सभी रिक्तियाँ राज्य सरकार के जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमों के अनाच्छादित होंगे। तो ये जितने भी रिक्तियाँ निकली गई है वो राज्य सरकार के जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमों के आच्छादित होंगे, यानी कि जो राज्य सरकार ने जो जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियम बनाए हैं उसके आधार पर ही ये नियुक्तियाँ होंगी। अब क्या ये कह रहा है कि उपरोक्त कोटिवार वर्णित रिक्त पदों की दिव्यांग और महिलाओं हेतु स्वेच्छित आरक्षण वर्तमान में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जिलों हेतु मान्य नियमावली के अनुसार होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा क्या गया है कि उपरोक्त में जितने भी रिक्त पद लिखे हैं वो दिव्यांग और महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण वर्तमान में राज्य सरकार के आरक्षण हेतु नीति के अनुरूप अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों हेतु समान नियमावली के अनुसार होगी। यानी कि जिला को बांट दिया गया था अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में। आपको पता ही होगा रघुवर सरकार ने 13 ऐसे जिलों को घोषित कर दिया था जिसे अनुसूचित जिला कहा जाता है। इसमें फ़ायदा क्या था कि उस जिला में जितने भी जॉब होंगे वो उस जिला में रहने वाले लोग ही कर पाएंगे, यानी कि झारखंड का होना आपके लिए मान्य नहीं होगा, उस जिला का होना जरूरी है। जैसे दुमका भी इसमें था, तो दुमका का जितना भी जॉब निकलेगा, दुमका लेवल का जितना भी, यानी कि जो ब्लॉक लेवल का हो गया या दुमका राज्य जिला लेवल का हो गया, जिला लेवल का जितना भी काम होगा, जितना भी जॉब निकलेगा वो जॉब सिर्फ वहीं के निवासी ही, वहीं के सिटीजन ही कर सकेंगे। उस जिला में रहने वाले जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास डोमिसाइल होगा कि देखो मैं इसी ज़िले से हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरा डोमिसाइल यहाँ है, वही उस ज़िले में करते थे। अब कौन कौन से ज़िले हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दुमका से लेकर ये 12 से लेकर ये जो है ना 12 से लेकर ये जो दुमका से लेकर आप देखिए साहिबगंज है, ये 13 ज़िला ऐसा है जिसे कहा जाता है कि वही लोग इसमें जॉब ले सकते हैं जो इस ज़िला के अंदर है। यानी कि जितने भी ये जॉब दिख रहे हैं दुमका में, जैसे 5 हो गया, 17 हो गया, ये जितना भी है, जितना भी रिजर्वेशन वाले हैं या नॉन रिजर्वेशन वाले हैं, सारे के सारे पोस्ट पर वही लोग सिर्फ नौकरी पा सकते हैं जो इस जिला में रहते हैं। ये देख सकते हैं दुमका, ईस्ट सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, वेस्ट सिंहभूम, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, जामताड़ा और साहिबगंज। ये ऐसे ज़िले हैं जितना भी नौकरी निकलेगा यहाँ के बासिंदे ही ले सकते हैं। बाकी जो ज़िला है जैसे ये
यहाँ से देख सकते हैं पलामू से लेकर जितना भी जिला यहाँ बताया गया है, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, या एक सेकेंड, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा, ये जितना भी है ये देख सकते हैं। ये ऐसे ज़िला है जहाँ पे कोई भी डाल सकता है, यानी कि यहाँ के जो इन सभी ज़िलों में रहने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो डालेंगे ही डालेंगे इस ज़िला में, लेकिन ये जितने भी यहाँ के रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इन सभी ज़िलों में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ के अनुसूचित ज़िले वाले जो छात्र हैं वो उसी ज़िले में ही डालना पड़ेगा उसे, और जो गैर अनुसूचित जाति वाले हैं उनको इन ज़िलों में से कोई एक ज़िला को में आप नौकरी पा सकते हैं। साथ ही साथ जो बाहरी हैं, जो बाहरी ज़िले में रहते हैं, यानी कि बिहार हो गए, यूपी हो गए, वो लोग भी इस ज़िला के अंदर डाल सकते हैं। इस ज़िला के अंदर जो है मतलब उनका उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है झारखंड के अंदर जो आप देख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो अनुसूचित ज़िले में रहते हैं। तो देख सकते हैं अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों हेतु मान्य नियमावली के अनुसार आरक्षण में और पात्रता रद्द होगी। अब देखिए यहाँ कुछ और लिखा गया है, क्या लिखा है कि आरक्षण का लाभ, ठीक है, राज्य के स्थानीय निवासी को ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आरक्षण का लाभ, देखिए ये तो सब में होता है कि अगर आप ओबीसी हैं और आप बिहार से जा रहे हैं, कि आप झारखंड के ओबीसी हैं और आप जा रहे हैं कि बिहार में हम ओबीसी के आधार पर नौकरी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड में ही आपको करना पड़ेगा, ओबीसी का लाभ झारखंड पे ही मिलेगा। आप बिहार या यूपी चले जाइएगा तो वहाँ आप जो है चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, आपको वहाँ माना जाएगा, जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये आपका कह सकते हैं एक 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 मतलब दिमाग में रखने वाला बात है। और अगर सेंट्रल लेवल पे निकला है तो सेंट्रल लेवल में जाहिर सी बात है, ओबीसी हैं आप तो ओबीसी लेवल पर ही आप डाल सकते हैं, ओबीसी लेवल वहाँ मान्य होगा। लेकिन अब जिस ज़िला में हैं वहाँ आप ले सकते हैं आरक्षण, और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे ले सकते हैं। आपको जो है दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एज जनरल लेवल पर लड़ना पड़ेगा आपको। आगे है आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के निवासी हैं, जैसे जिस जिला के निवासी हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस जिला के ब्लॉक से या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उसको लेवल का ही मान्यता प्राप्त आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, उस लेवल का ही प्रमाण पत्र जो होंगे उसे जमा करना पड़ेगा। इसे प्रस्तुत किए जाने की दिशा में पात्रता रद्द की, देखिए आप इसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जैसे वेरिफिकेशन होगा, और जब आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो आपकी क्या होगी, पात्रता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपकी कैंडिडेचर जो है उसको रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त वर्णित पद सभी पद हेतु झारखंड राज्य में स्थानीय निवासी ही मान्य होंगे, और ये सभी जितने भी पद हैं वो झारखंड राज्य के निवासी ही सिम कर सकते हैं, और दूसरा राज्य से कोई आके अगर चाहेगा कि इसमें हम करें तो नहीं, ये मान्य नहीं होगा। तो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे। ये भी एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक इसमें जो सेंटेंस है वो जानने लायक था, उसको समझने लायक था। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे एक वाक्य को क्या बोलना चाह रहा है। तो राज्य सरकार के स्थानीय निवासी को ही योग्य होंगे इसमें। तो देख सकते हैं, तो बिहार से आने वाले जो छात्र हैं या बिहार के जो देख रहे हैं, यूपी के देख रहे हैं, उनके लिए मायूसी है, क्योंकि झारखंड राज्य के ही स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे। 100% इसमें जो लिया जा रहा है संविदा पे, वो झारखंड के ही निवासी का ही मान्यता दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है उपरोक्त वर्णित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, कार्यानुभव। देखिए अब इसमें योग्यता तो मान रहा है, शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है, कार्यानुभव मांग रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस मांग रहा है, वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमावली, कोटिवार आयु सीमा, ठीक है, देखिए कोटिवार आयु सीमा भी है, ठीक है, कोटिवार आयु सीमा तथा वेतनमान का विवरण संबंधित विज्ञापन की मार्गदर्शिका के अंतर्गत JSLPS के आधिकारिक वेबसाइट
यहाँ वेबसाइट का नाम दिया है यहाँ और यहाँ पर अपलोड की गई है कि देखिए क्या योग्यता है ये भी मांगा जा रहा है, कार्य अनुभव कितने साल की चाहिए ये भी, और किस जिला के आदर्श आरक्षण नियमावली क्या है, ठीक है, उस जिला में जिस जिला के आप भरना चाह रहे हैं उस जिला में आदर्श आरक्षण नियमावली क्या नियमानुसार क्या है, और कोटिवार आयु क्या है, किस पोस्ट के लिए कौन कितना आयु मांग रहा है, सीमा, ठीक है, या आयु सीमा, और वेतनमान ये कितना सैलरी है, ये सारा कुछ जो है JSLPS.in.career पर /career पर जाके देख सकते हैं, या तो फिर www.sids.co.in पर भी अपलोड की कर दी गई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं उसे भी लाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। और आगे देखते हैं, आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और वांछित अर्हता होने की दिशा में आवेदन करें। तो जो भी इसमें आवेदन देना चाहते हैं, पहले इच्छुक अभ्यर्थी क्या करें कि आवेदन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ने का सुझाव दिया जा रहा है, और पढ़ने के बाद ही इस दिशा में आवेदन को करें। ऐसा ना करें कि पढ़े नहीं, किसी ने बता दिया है तो आके आप जो है इसको भर दिए इस फॉर्म को, और फिर बाद में आप जो है मेहनत भी किए और पता चला कि किसी कारणवश आपने सही से ढंग से नहीं पढ़ा था आवेदन, और आपका जो है वेरिफिकेशन के समय आपको निराशा हाथ लगी क्योंकि आप जो है ढंग से इसे पढ़ा ही नहीं था फॉर्म को। आगे बात करते हैं कि उपरोक्त पदों हेतु वांछित अर्हता के मापदंड पूर्ण किए जाने की दिशा में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मापदंड जितना भी है दिया गया है, नियम कानून जितना भी दिया गया है कि कौन भर सकता है, कितना होना चाहिए आयु, जिले में किस तरह से माफ़ कीजिएगा आरक्षण दिया गया है, अगर उसके अनुरूप आपने दिया है तभी स्वीकार किए जाएंगे। फिर है अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से जमा कराए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से प्रोसेस है उसी तरह से प्रोसेस को पूरा फिल कीजिए, किसी दूसरे तरह से कोई सोर्स लगा वगा के बिल्कुल भी करने की कोशिश नहीं कीजिए। वही लिखा गया है कि जिस माध्यम के निर्धारित किया गया है, अगर उस माध्यम से नहीं जमा करवाते हैं अपना कैंडिडेचर तो दूसरे में विचार ही नहीं किया जाएगा। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि ऑनलाइन नहीं जमा कर पाएँ तो वो क्या करते हैं, कोई ऑफिसर से या किसी तरह से साम दंड भेद करके जो है किसी दूसरे तरीके से जमा करने की कोशिश करते हैं, किसी सोर्स से कि फलाना आदमी करवा देगा, तुम दे दो, फलाना आदमी करवा देगा पैसा वैसा दे के। तो वो चीज़ यहाँ कह रहा है कि सिर्फ जो निर्धारित किए गए हैं जिस माध्यम से, उसी माध्यम से ही जमा करवाना पड़ेगा, दूसरे के आवेदन जो है दूसरे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये वो उन लोगों के लिए है जो सोर्स लगाने की फिराक में रहते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथा नंबर लिखा गया है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पदानुसार मांगी गई अर्हता पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। जो अंतिम तिथि है जो 22 तारीख है उसमें पदानुसार मांगी गई अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं मांगे गए कार्यानुभव की अवधि आवेदन हेतु प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि पूर्ण होने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं शैक्षणिक जो है, अब किसी का 10th, जैसे ये पोस्ट जो पद है वो 10th लेवल का है, तो हो सकता है कि 10th लेवल अगर आपके पास ये तकनीकी योग्यता भी मांगी जा रही है, ठीक है, कार्य अनुभव भी मांगी जा रही है। आपको दिखाएंगे कि कौन कौन लेवल में किस तरह का अनुभव मांगा जा रहा है अगला में। तो ये कह रहा है कि जो है वो अंतिम तिथि तक उन सभी चीज़ को डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप शैक्षणिक व्यवस्था आप 10वीं लेवल पर मांगा जा रहा है तो अभी आप 10वीं में हैं और आने में जो है अगले महीना आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, ऐसा नहीं है। सारा सर्टिफिकेट चाहे वो शैक्षणिक का हो, तकनीकी का हो, सबका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, उसका भी जो है अंतिम तिथि तक आपके हाथ में होना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के आलोक में मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसे
पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में सरकार के प्रावधानुसार झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक 10वीं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी साफ साफ कह दिया जा रहा है कि आप मैट्रिक जो है या क्लास 12 जो है 10+2 जो से कहा जाता है वो झारखंड में अवस्थित यानी कि झारखंड के ही मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से ही पास होना अनिवार्य है। यानी झारखंड से ही आपका जो भी स्कूल कॉलेज है उसका जो एड्रेस है वो झारखंड का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झारखंड से बाहर, अब बिहार से 10th 12 अगर 10th का मांगा जा रहा है तो 10th का जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो 10th को आपको दिखाना पड़ेगा कि जिस स्कूल से आप पढ़े हैं वो 10th लेवल का ही वो झारखंड का ही स्कूल था, झारखंड के ही ज़िला में ही पढ़ता था, तभी आपका जो है इसे माना जाएगा। अगर आप बाहर से 10th 12 किए हैं 10th किए हैं तो उसे अनिवार्य नहीं माना जाएगा। तो यही किया गया है, ज़्यादा कुछ में नहीं लिखा गया है कि 10th 12 की जो पढ़ाई है आप झारखंड से किए हैं तभी इसे माना जाएगा। आगे करते हैं, 6 नंबर पर चलते हैं। अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों की पूरी सूची संबंधित विज्ञापन का मार्गदर्शिका के अंतर्गत JSLPS की वेबसाइट में आवेदन उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध है JS पर। और इसके अंतर्गत अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास वाले जिले हेतु को कोटिवार उपलब्ध रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी समस्त गैर अनुसूचित जिलों में किसी एक जिला हेतु कोटिवार उपलब्ध कुल रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। अभ्यर्थी से आग्रह है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर दिए गए इस पूरी सूची का विवरण और अवलोकन जरूर कर लें, तदनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत करें। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो गैर और अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिले की जो पूरी सूची है वो पहले देख ले कि कहाँ आप किस जिले में आते हैं, अनुसूचित जिले में आते हैं या गैर अनुसूचित जिले में आते हैं। अगर गैर अनुसूचित जिले में आ रहे हैं तो फिर आपको प्रोसेस अलग होगा, अनुसूचित जिले में आ रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग होगा। ये सारा कुछ जो है मार्गदर्शिका जो है वो JSLPS के वेबसाइट पे दे दिया गया है। जैसे यहाँ देखने को है, यहाँ फिर दिया गया है कि स्थानीय निवासी हेतु जिलों हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वही है कि जिस जिले में आते हैं, और जैसे अनुसूचित जिले हैं तो अनुसूचित जिले में कोटिवार उपलब्ध जिस तरह से रिक्त पदें हैं उस तरह से आप आवेदन करेंगे। और गैर अनुसूचित के अभ्यर्थी हैं, गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी जो हैं वो समस्त गैर अनुसूचित पर ही कर सकते। देखिए इसमें एक फ़ायदा और नुकसान है कि जो अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी हैं वो स्थानीय निवासी वाले जिलों पर ही कोटिवार उपलब्ध तरीके से, यानी कि अगर आप दुमका में हैं, ठीक है, दुमका में हैं तो दुमका में जितना रिक्त पद है, ठीक है, रिक्त पद है उतना में ही आप सिर्फ कर सकते हैं आवेदन। आप चाहेंगे, जैसे ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जिला है, रांची भी अनुसूचित जिला है। ठीक है, रांची जो है अनुसूचित जिला है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप दुमका में हैं और हम रांची, ये भी अनुसूचित है, ये भी अनुसूचित है, तो दुमका वाला लड़का अगर रांची में चाहेगा करने कि हम रांची में कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होने वाला है। आपको दुमका से ही लड़ना है, चाहे दुमका में 4 ही पोस्ट क्यों ना हो और यहाँ 40 पोस्ट क्यों ना हो। आप 40 पोस्ट में नहीं लड़ सकते हैं, आप जो है 4 ही पोस्ट में लड़ना पड़ेगा, दुमका के ही लड़ना पड़ेगा, यही कह रहा है। लेकिन जो गैर अनुसूचित जिले के छात्र हैं, अगर मान लेते हैं गिरिडीह गैर अनुसूचित जिला में आता है, वहाँ कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है, लेकिन हजारीबाग में जो है 20 पोस्ट है, तो ये दोनों जो है गैर अनुसूचित जिले में आते हैं ये दोनों। तो यहाँ का जो छात्र है, जो गिरिडीह का है, वो क्या कर सकता है, वो लड़ सकता है, हजारीबाग में भी लड़ सकता है। फिर देवघर जो है, देवघर गैर अनुसूचित जिला में आता है तो गिरिडीह का हो सकता है देवघर में लड़ सकता है, देवघर का जो गिरिडीह में लड़ेगा। यानी कि जो ये गैर अनुसूचित वाले हैं उनको दिया गया है थोड़ा सा कि जितने भी गैर अनुसूचित जिला हैं
जितना भी पोस्ट है उस पे भी आप जो है अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप उसमें भी अभ्यर्थी बन सकते हैं, उसके भी आप पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है गैर अनुसूचित छात्रों के लिए कि कोई भी हो। गिरिडीह में देख रहे हैं कि पोस्ट नहीं है, जैसे यहाँ देखिए गिरिडीह में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सीसी लेवल पर जो है सीसी रिक्तियाँ जो है एक भी नहीं है। देखिए यहाँ पे सीसी एक भी नहीं है, लेकिन हजारीबाग में 16 है, 1 है, 5 है, 6 है, 4 है। तो गिरिडीह का लड़का चाहता है कि सीसी पर जॉब करें तो यहाँ हजारीबाग में डाल सकता है। रामगढ़ में चाहता है तो रामगढ़ में, क्योंकि ये सारा जो है गैर अनुसूचित है। कोडरमा में चाहता है तो कोडरमा में डालेगा, चतरा में चाहता है चतरा में डालेगा, धनबाद में चाहता है धनबाद में, बोकारो में तो बोकारो में, पलामू में तो पलामू में डालेगा, गोड्डा है, ये सब है, देवघर है, ये सब चीज़ में डाल सकता है, क्योंकि इसमें नहीं है एक भी। प्लस में यहाँ देखिए फिर FTC में है तो FTC में देख सकते हैं, गिरिडीह में है 12/4 ये सब। तो इसमें लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको पलामू जाना है तो पलामू जा सकता है। फिर यही सब जो लड़का है इन सभी का ये सब क्या करता है गिरिडीह में और बाकी राज्यों में अपना जो भी पसंद है राज्य, ये सब में ये 11 में से किसी में भी वो अपना जो है आवेदन कर सकता है। तो वही यहाँ कहने के बाद कहा जा रहा है। और फिर यहाँ क्या आ रहा है कि अभ्यर्थियों से आग्रह है कि निवेदन करने से पहले वेबसाइट पे दिए गए इस पूरी सूची और विवरण का अवलोकन जरूर कर लें। ठीक है, सूची को एक बार देख लें, उसको समझ लें, तदनुसार उसके आवेदन प्रस्तुत करें। फिर है अगला है 7वां नंबर, सभी वैसे अभ्यर्थी जो गैर अनुसूचित जिले हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित शपथ पत्र सेक्शन में दिए गए विवरणानुसार हेतु अपनी सहमति देना आवश्यक होगा। तो यहाँ जैसे लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो गैर अनुसूचित जिले हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र देना सेक्शन में एक विशेषणानुसार हेतु अपनी सहमति देना आवश्यक। एक शपथ पत्र आपको जो है देना होगा, ठीक है, कि मैं इसी ज़िले से हूँ। अगर क्या होता है शपथ पत्र होता है कि खुद से अपना शपथ लेना, ठीक है, कि मैं फ़लाना जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ या जो भी कह रहा हूँ यहाँ जो भी आवेदन में दिया हूँ वो सब मेरे द्वारा ही क्या किया गया है, चेक कर लिया गया है। और कल जाके अगर कभी भी कुछ ऐसा मामला होता है कि गलत कहीं पता चलता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँगा, ठीक है। ये सारा कुछ जो है आवश्यक होगा। फिर यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित शपथ पत्र लिखित रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो लिखित शपथ पत्र है, लिखित रूप से भी समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो ये आप जो है इसमें जाइएगा, जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो यहाँ एक शपथ पत्र भी आपको देना जरूरी होगा। हो सकता है वो ऑनलाइन ही हो, तो ऑनलाइन जो है शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर, उपरोक्त सभी पदों हेतु चयन प्रक्रिया JSLPS के अधिशासी समिति द्वारा स्वीकृत नियुक्ति नियमावली के अनुरूप संपादित की जाएगी। निर्धारित चयन प्रक्रिया और उनके विभिन्न चरणों का कट ऑफ विवरण संबंधित विज्ञापन के मार्गदर्शिका के अंतर्गत JSLPS के आधिकारिक वेबसाइट, ये देखिए आधिकारिक वेबसाइट ये वाला है और ये वाला पे उपलब्ध है। समस्त अभ्यर्थी इसका अवलोकन करके ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है कि जो भी है स्वीकृत नियुक्ति नियमावली है संपादित की जाएगी और आधारित चयन प्रक्रिया उसके विभिन्न चरणों और कट ऑफ विवरण संबंधी विज्ञापन का देखिए कट ऑफ वगैरह जो भी आएगा, इसका एग्ज़ाम तो जाहिर सी बात है लिया जाएगा। एग्ज़ाम जब लिया जाएगा तो इसका जो है सारा कुछ जो है अपलोड होगा, कट ऑफ वटअप जो है सब इसी पर ही होने वाला है, ठीक है, ये इस वेबसाइट पर ही होगा। तो ये इसी चीज़ का ये जानकारी यहाँ दिया जा रहा था। अगला है 9वां नंबर की बात करें तो वह है कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन प्रबंध चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सूचना अभ्यर्थियों को देने में लिखित परीक्षा तथा नियुक्ति की मेधावी बनने की आवश्यकता हेतु JSLPS द्वारा अनुबंधित HR एजेंसी के माध्यम से सेवा ली जाएगी। देखिए कोई HR एजेंसी है, ये उसे सारा काम दे दिया गया कि आप जो है जितना भी ये प्रक्रिया है, जैसे चुनना है कौन अभ्यर्थी सही है,
सारा कुछ जो है लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। अभ्यर्थी की देन सूचना का लिखित परीक्षा होगा, ये नियुक्ति में मेधा सूची बनाने का जितना भी जो जिम्मा है वो सरकार कोई एक एजेंसी को दे दिया है, एचआर एजेंसी को दे दिया है, ठीक है। उसे उसी के माध्यम से सारी सेवाएं ली जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, जो भी सरकार किसी तरह की नियुक्तियां लेता है तो किसी एजेंसी को दे देता है ये करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे टाटा की एजेंसी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, रेलवे का या फिर बैंक का, ये एसएससी का, ये सब जो है टाटा करवाती है, टाटा का ही सारा उसमें एम्प्लॉयज़ रहता है। तो इसी तरह से एजेंसी दे दी गई है, एचआर एजेंसी के माध्यम से ही सेवाएं ये ली जाएगी। तो इसी को दे दिया कि आप रिक्रूट करिए हमारे लिए। तो ये कहने का इसमें तात्पर्य था। फिर है JSLPS के सक्षम पदाधिकारी प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार JS के कार्यरत कर्मचारियों के वर्तमान पदों पर सेवा के 1 साल पूरे होने पर मौजूदा राय के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि वो JSL में जो पहले से कार्य कर रहे हैं अधिकारी है, ठीक है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं और 1 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि JSLPS पहले भी इस तरह के पोस्ट निकाल चुका है। जो संविदा पर जो लेवल पर जो जॉब है उसको पहले भी ये निकाल चुके हैं, पहले भी इसका हो चुका है। तो जो वर्तमान में अभी उसमें नौकरी कर रहे हैं उसके ज़रिए उसका 1 साल पूरा हो चुका है, तो वो दोबारा जो है आवेदन ना करें, ठीक है। यहाँ ही कह रहा है कि उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में 1 साल की सेवा का गणना के लिए इन विज्ञापन के प्रकाशित आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि का मान्य होगा। अब 1 साल कैसे कीजिएगा? तो जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी तक आपका 1 साल हो जा रहा है तो आप नहीं कीजिए। अगर 22 जनवरी में अगर 1 साल नहीं हो रहा है, 1 साल नहीं हो रहा है आपका, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 22 जनवरी 2022 को आपका अगर 1 साल हो जा रहा है आपका जॉब का, तो आप नहीं इसमें कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। आगे लिखते हैं, यदि उम्मीदवार मापदंडों को पूरा करते हैं तो एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवार जो है मापदंडों को पूरा करते हैं तो एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। प्रत्येक पदों के लिए आवेदन अलग अलग से जमा किया जाना आवश्यक होगा। अब हर एक पद जो है उसके अलग अलग से आवेदन करना पड़ेगा। और यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक आवेदन कर रहे हैं तो एक ही पद आप दे सकते हैं, दूसरा आवेदन कीजिएगा दूसरा पद दीजिए उसमें। इस तरह करके आप जो है आवश्यक, अब यहाँ है पदों की लिखित तकनीकी परीक्षा अलग अलग होगी। देखिए यहाँ फिर अगला लिखा है कि JS विज्ञप्ति प्राप्त पदों की लिखित तकनीकी परीक्षा एक ही अलग अलग दिनों में, ठीक है, एक ही या अलग अलग दिनों में निर्धारित करने की अधिकार सुरक्षित रखता है और कई पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प चुनना होगा और तदनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। देखिए कह रहा है कि आप जैसे मान लीजिए कि 5 तरह का रिक्तियां हैं, 5 तरह की रिक्तियों में आपने भर दिया, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा हो सकता है कि एक ही दिन हो या फिर अलग अलग दिन हो। जैसे CC का लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है, जो CC में भरा हो उसका एक दिन ही एग्ज़ाम हो, एक ही डेट को हो। जो FC में भरा हो उसका जो है अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका जो है। तो इन सभी का जो ये सारा कुछ होगा, तो इन दोनों में जो जिसने आवेदन किया होगा उसका अलग अलग एग्ज़ाम हो सकता है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, ये भी हो सकता है। अगर होता है शॉर्टलिस्ट किया गया और आप दोनों में चयन हो गए, इसमें भी हो गए और इसमें भी हो गए, तो आप पर ये विकल्प दिया जाएगा कि आप किसका जॉब लेना चाहते हैं, CC का जॉब लेना चाहते हैं, ये जो FTC का जॉब था ये लेना चाह रहे हैं। तो ये आपको जो है मौका मिलेगा इस तरह से चुनने का कि आप तो एक से ज़्यादा भी पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है सभी विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया के अगले चरण जिस पद हेतु उपयुक्त हो अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किए जाने का आधार होगा। अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संपादित परीक्षा के निर्धारित कट ऑफ के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए सभी विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा या अगले चरण हेतु जिस पद के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि लिखित परीक्षा तो होगा ही, चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किए गए जाने के आधार पर, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किए जाने के आधार पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर संपादित परीक्षा के आधारित कट ऑफ, यानी कि हर एक जो नियुक्त रिक्तियाँ हैं उस पर अलग अलग कट ऑफ आएंगे। और अगर कट ऑफ में मेगा सूची जो बनेगी, यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी, उसमें प्राप्त अंक को जोड़कर कट ऑफ नियमावली को पालन करते हुए तैयारी की जाएगी। और इस संबंध में उपरोक्त कंडिका 8 को अवलोकन किया जाएगा। कंडिका 8 जो है उसको
अवलोकन किया जाएगा। अब कंडिका 8 क्या है? उपरोक्त कंडिका 8 देखिए यहाँ पे कंडिका 8 जो है उसको दी जाएगी। उपरोक्त कंडिका 8 देखिए यहाँ पे ये वाला, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरह से जो है चयन किस तरह से किया जाएगा। जो नियमावली है जो यहाँ पे देख सकते हैं, निर्धारित नियुक्ति है, जो यहाँ पे जाके आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस पूरा किया जाएगा, कट ऑफ किस तरह निकला जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कैसे बनेगा, मेगा सूची किस तरह बनेगा। ये सारा कुछ यहाँ के जो JSLPS.in career/career में है, यहाँ जाके आप जो है सारा कुछ, तो यही कंडिका 8 को ही फॉलो किया जाएगा। वो यही है यहाँ कहने की बात कह रही है 12 नंबर के पॉइंट में। 13 नंबर में है कि चयनित उम्मीदवार के पदस्थापन जेएस प्रबंधन के निर्णय के अधीन होगा। परियोजना की आवश्यकता के आधार पर पद की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। तो ये भी है कि परियोजना की आवश्यकता के अनुसार में पद की वृद्धि, यानी कि जितना भी पोस्ट है उसका वृद्धि भी कर सकता है या कमी भी कर सकता है। सभी विज्ञापित पद अनुबंध के आधार पर परियोजना पर आवश्यक है। बजट की उपलब्धता तक जो भी पहले हो उसे मान्य होंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ बजट पर भी डिपेंड करेगा। देख सकते हैं परियोजना की आवश्यकता, किस तरह से परियोजना चलेगी और किस तरह का, इस तरह से आधार पर ये कम बेसी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है वृद्धि करते संख्या में, जितना भी पोस्ट है उससे ज़्यादा वृद्धि कर दें, या बजट के उपलब्धता के अनुसार जो है पहले जो मान्य होगा उसे जो है किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इसे निकाल भी लेते हैं तो आपको जॉब किस आधार पे मिलेगा? पहले जॉब उसको मिलेगा जिस तरह से परियोजना का ज़रूरत है, यानी कि किसी को सीसी की ज़रूरत बहुत पहले है तो सीसी का हो सकता है कि पहले जॉब आ जाए, उसका जॉब लेटर आ जाए, या बजट जिस तरह से मिलता है उस निर्धारित किया जाता है, बजट अगर आ जाता है सही समय पे तो उस आधार पर जो है आपको जो है जॉब लेटर मिलेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त वर्णित पदों हेतु आवश्यकता अर्हता के संबंधी सभी प्रमाण पत्र तथा आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण किसी भी समय यदि गलत पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी की मान्यता यानी कि चयन के बाद अवस्था में रद्द की जाएगी और आवश्यकता कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप किसी भी तरह करके इधर उधर करके कोई सोर्स लगा के आप अगर पास हो जाते हैं एग्ज़ाम, आपको जॉब भी मिल जाती है और जॉब के बाद पता चलता है आप जॉब भी कर रहे हैं, 1-2 महीना का सैलरी भी उठा लिए हैं और फिर पता चल रहा है कि आपने कोई सोर्स लगाया था, किसी धांधली के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए आपने ये जॉब पाई थी, तो हो सकता है, तो आपको क्या सकता है, इसके बाद जो है आपकी जो है जॉब तो आप छीना ही जाएगा आपसे, साथ ही साथ आप पर जो है कठोर दंडात्मक यानी कि आपको जो है कठोर दंड भी मिलेगी इसके लेकर। ठीक है, और कार्रवाई की जाएगी, आपको हो सकता है जेल हो जाए, फ़ाइन लगा दिया जाए। तो इस सब चीज़ का भी आपको देखना है कि किसी भी तरह करके सोर्स नहीं लगाना है, सही तरीके से पास कीजिए ये एग्ज़ाम को, यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल अगर आप किसी सोर्स से अगर पास भी हो जाते हैं तो आगे पर ऐसा नहीं समझिए कि एक बार पास निकल गए, जॉब निकल गई, हाथ में आ गया तो फिर जो है बस अब तो मेरा कुछ बाका नहीं बिगड़ सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि इसके बाद भी जांच में किसी तरह से आप पाए गए कि आपने फ्रॉड करके ये नौकरी लिया है तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। 5वां है कि JSLPS किसी भी स्तर पर भर्ती परीक्षा को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। ये भी है कि किसी भी परीक्षा को रद्द भी कर सकता है और संशोधित भी कर सकता है। इसमें हो सकता है कोई नियम कानून को जो है कुछ सुधार भी कर सकता है। फिर है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार JSLPS चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्णय लेने का शिक्षा। तो राज्य सरकार जो है इसमें कुछ कम बेसी भी कर सकता है, जो चयन प्रक्रिया है उसके संबंधित आवश्यक निर्णय ले सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसा नियम बना दे, मतलब अभी जिस तरह से नियम है वो तो है ही, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसमें नियम में कुछ कम बेसी भी कर सकता है, अपने अनुसार वो नियम को बदल भी सकता है। फिर यहाँ है सुरक्षित रखता है, वही सब चीज़ें यहाँ दिया हुआ है। अब है उपरोक्त रिक्तियों के संदर्भ में अभ्यर्थी ध्यान दें कि JSLPN प्रावधान द्वारा संगठनात्मक पुनः संरचना के संदर्भ के लिए गए नियमानुसार CC और FTC पदों की संख्या कार्यक्रमों की आवश्यकता है के अनुरूप प्रत्येक जिले हेतु पूर्व निर्धारित की गई है। तदनुसार वर्तमान में रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। उपरोक्त सारणी के
सारणी में दर्शित किए जिले जहां अभी रिक्तियां नहीं है उसके लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ध्यान दें कि बिना रिक्तियों वाले जिलों हेतु संबंधित पद के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ कहा रहा है कि जो दिया गया है, जो चार्ट दिया गया है जिसमें रिक्तियाँ दी गई है, उन्हीं रिक्तियों पर ही सिर्फ लिया जा रहा है, ठीक है, आवेदन। यहाँ लिखा है कि ध्यान दें कि बिना रिक्तियों वाले जिले के संबंधित पद के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वही कहना है कि जिसमें नहीं है, जो रिक्त नहीं है, जैसे गिरिडीह में सीसी लेवल पर कोई भी भर्तियाँ नहीं है तो उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें बताने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया जा रहा है कि इसका आवेदन नहीं है। अब कल परसों जाके अगर रिक्तियाँ आ जाती है, मतलब तो जाहिर सी बात है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा कि वहाँ के लिए रिक्तियाँ, लेकिन अभी गिरिडीह के लिए सीसी के लेवल पर कोई भी रिक्तियाँ नहीं है, सिर्फ एफटीसी के लेवल पर हैं। तो ये भी याद रखें। आगे बात करते हैं कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, उपरोक्त भर्ती से संबंधित किसी भी सूचना के लिए jslps.in अथवा www.sids.co.in को ही मान्य है। तो कहीं भी अगर सूचना किसी तरह से इसके संबंधित सूचना जो है पढ़ना है, जानना है, तो आप jslps.in पर ही जाके इस सूचना को, या फिर आने वाले जितने भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारा कुछ यहीं जाके ही आधार माने जाएंगे। अब कहीं दूसरे वेबसाइट में बोलेंगे सर देखिए यहाँ तो कुछ अलग चीज़ लिखा है, तो वहाँ से नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ जो चीज़ लिखा है उसी को माने जाएंगे। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी व नौकरी किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें। तो ये भी होता है कि कोई वैसा वेबसाइट बना दिया जाता है कि आपको जो है वहाँ पैसा वैसा मांग लिया जाता है और आप जो है धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी बचना है। वही कह रहा है कि यही 2 वेबसाइट हैं जो वहाँ पे क्या है कि सही माने जाएंगे। ये झारखंड सरकार का है और ये वो एजेंसी का है जिससे वो सारा कुछ लिया जा रहा है। जो एचआर एजेंसी है, यही लेने प्रक्रिया है जो लिया जाएगा। सारा कुछ यही करने का है, किस तरह से अभ्यर्थी को चुनना है, सारा प्रक्रिया इसके ज़रिए ही लिया जाएगा। आगे है, साथ ही आवेदन करते समय दिए गए मोबाइल नंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यरत रखें। यानी कि जो भी आप जो आवेदन कीजिएगा उसमें जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उसे क्या करना है, आपको चालू ही रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसा नंबर दे दिए हैं जो स्विच ऑफ बता रहा है, तो ऐसा नंबर को नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम की संख्या मानव संसाधन एजेंसी, देखिए मानव संसाधन एचआर एजेंसी जो है www.sids.co.in पर जाकर आवेदन करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, कहीं दूसरे वेबसाइट में जाकर नहीं करना है। अब यही इस वेबसाइट में जाइए और यहीं पे आवेदन होगा। नियुक्ति संबंधित पूर्ण सूचना www.jslps.in। तो इससे नियुक्ति संबंधित सूचना जो है, जो नोटिफिकेशन है, वो यहाँ जाके मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं यहाँ जाके ही इसको डाउनलोड किया हूँ और यहाँ जाके आपको आवेदन करना है। दोनों में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आवेदन सिर्फ इसमें होने वाला है। किस में होने वाला है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ये वेबसाइट ले रही है, ये वेबसाइट पे नहीं होगा। जो JSLP है, यहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, यहाँ भी नोटिफिकेशन ही मिलेगा आपको। जो यहाँ भी जो है नोटिफिकेशन ही मिलने वाला है। ये दोनों में नोटिफिकेशन और यहाँ जाके आपको जो है मिलने वाला है। आवेदन करना है तो यहाँ जाके कीजिए। अब यहाँ है ऑनलाइन पोर्टल। इस विज्ञापन को प्रकाशित करने की तारीख जो है 72 घंटे के बाद सक्रिय होगा। यानी कि ये जो है हो तो गया है, अभी जो है 9 तारीख है, 9 जनवरी है। 9 जनवरी को ये स्टार्ट हो गया, 22 जनवरी तक रहेगा। तो जाके कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। इच्छुक उम्मीदवार की तदनुसार आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तदनुसार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की जो है 22 फरवरी है। बस इतना ही था। ये और भी इसके लेकर मैं वीडियो में बनाऊँगा, आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। मतलब जैसे और भी वहाँ जाके जिस तरह से जिला अनुसार जो बताया गया है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तब तक आप जो है बने रहें इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम भी जो है थोड़ा इंटरेस्ट लें इस सब चीज़ों और बनाने में। इसको मैं डिटेल तरीके से बताया हूँ। अभी कोई भी ऐसा चैनल मैंने देखा कि कोई भी डिटेल तरीके से नहीं बता रहा है, बस ऊपर ऊपर बता दे रहा है। ना वो खुद समझ रहा है, ना कुछ और दूसरे को समझा पा रहा है। तो इसी कारण मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि ये जो है वीडियो बना के मैं आपको सही तरीके से जानकारी दूं। तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए हमारा जो है उद्देश्य बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना है। तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। इससे क्या है, मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे भी अपना काम जो है इसी तरह से जारी रखें। चलिए, धन्यवाद।